आज हम लोग 3 एफोरिज्म साथ में पढ़ेंगे, 47, 48 एंड 49 एफोरिज्म तीनों साथ में। तो ये तो हनुमान सर थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बट हम लोग को समझना पड़ेगा बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद समझते हैं। तो देखो, जैसे हनुमान सर डिसिमिलर डिजीज के बारे में बताते हैं 36, 38, 40 एंड 41, 42 एफोरिज्म में, कि अगर दो डिसिमिलर डिजीज हमारे बॉडी के अंदर मीट करती है तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमारी बॉडी उस डिसिमिलर डिजीज को इंटर ही ना करने दे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो स्ट्रॉन्गर डिजीज है बॉडी के अंदर, जो पहले से वीकर डिजीज है, उसे सस्पेंड कर दे। और तीसरी पॉसिबिलिटी 40 एफोरिज्म हनुमान सर बताते हैं कि वो दोनों आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज या डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं तीनों में। बट जब 44 एफोरिज्म हनुमान सर बताते हैं तो वहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा सिर्फ डिसिमिलर केस में ही होता है कि दो डिसिमिलर डिजीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं या सस्पेंड कर रही हैं या आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन कर रही हैं। बट 44 एफोरिज्म हनुमान सर बताते हैं बस सिमिलर जब डिजीज मीट करती है तो तीनों चीजें नहीं होती, ना सिमिलर डिजीजेस आपस में रिपेल करती हैं, ना सस्पेंड करती हैं एक दूसरे को, और ना ही कॉम्प्लेक्स डिजीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो करती क्या है रियलिटी में? तो रियलिटी में ये होता है कि सिमिलर डिजीजेस, ठीक है, हमेशा स्ट्रॉन्गर वन अगर वीकर वन का सिमिलर है तो स्ट्रॉन्गर वीकर वन को ठीक कर देती है। ये हम लोग पढ़ते हैं 44 एफोरिज्म में। 45 में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये नेचर का लॉ है। 26 एफोरिज्म कि नेचर में ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर वन को हटा देता है अगर दोनों का सिमिलर हो मैनिफेस्टेशन। तो वो केस डिजीज में भी तो है कि स्ट्रॉन्गर डिजीज अगर वीकर डिजीज के सिमिलर है तो स्ट्रॉन्गर वीकर वन को क्योर कर देगी। ये हम लोग 45 में पढ़ते हैं। देन 46 एफोरिज्म में इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हाँ कैसे स्ट्रॉन्गर वीकर वन को ठीक कर रही है। तो वहां पे हम लोग पैरालिसिस ऑफ आर्म को ठीक होता हुआ देखते हैं, ब्लाइंडनेस को ठीक होता हुआ देखते हैं जिसे एमोरेसिस लिखा गया है किताब में, और हम लोग स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स को ठीक होता हुआ देखते हैं। तो वहां पे एग्जाम्पल हनुमान सर बताते हैं। जब तीनों चीज बताते हैं तो 47 में हनुमान सर कहते हैं कि देखो, एज ए फिजिशियन अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी, तुमने देखा कि डिसिमिलर डिजीज कॉम्प्लेक्स डिजीज बना रही है और सिमिलर डिजीज मीट करती है तो स्ट्रॉन्गर वीकर वन को हटाती है, तो हनुमान सर कह रहे हैं इससे अच्छा तरीका क्या ही होगा अगर तुम एज ए फिजिशियन समझ सको कि सिमिलर के थ्रू ही क्योर होता है और हमें कैसी दवाई देनी चाहिए पेशेंट को ठीक करने के लिए। अगर किसी को डिजीज है उससे डिसिमिलर दवा देंगे तो वहां पे क्योर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि दो डिसिमिलर मिलकर क्या बनाती हैं। और उसी तरह हनुमान सर का अगर सिमिलर मैनिफेस्टेशन होगा तो सिमिलर में हम नेचर में देखते हैं क्योर होगा, तो हमारी मेडिसिन का एक्शन भी अगर सिमिलर हो तो वहां पे क्योर होगा। तो वो चीज 47 एफोरिज्म में हनुमान सर बताते हैं। अब रीडिंग करते हैं, चलो रीडिंग लगाते हैं हम। Nothing could teach the physician in a plainer and more convincing manner than above what kind of medicine he ought to choose। हनुमान सर कह रहे हैं फिजिशियन को कोई नहीं पढ़ा सकता ये चीज इससे आसान, इससे प्लेनर और इतने कन्विंसिंग मैनर में, जैसा कि ऊपर बताया कि अगर सिमिलर है तो वो क्योर कर रही है। हमने इतने एग्जाम्पल दिए, हनुमान सर कह रहे हैं, तो मतलब इससे सिंपल तरीका और इससे कन्विंसिंग तरीका नहीं हो सकता किसी फिजिशियन को समझाने का कि हमें किस तरीके की मेडिसिन देनी चाहिए क्योर करने के लिए। तो क्या लिखा है? व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन दैट इज आर्टिफिशियल मॉडिफिक एजेंट ही ऑट टू चूज इन ऑर्डर टू क्योर इन श्योर रैपिड एंड परमानेंट मैनर। अगर हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट मैनर में ठीक करना है तो हमें कैसी मेडिसिन देनी चाहिए? ऐसी मेडिसिन देनी चाहिए जो कि डिजीज से क्या हो, जिसके सिम्टम मैच कर रहे हैं, जो आपस में क्या हो, सिमिलर हो, कन्फर्मेबली विद द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन नेचर। क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो कौन से पाथ को फॉलो कर रही है, जैसा नेचर में हो रहा है कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर को हटा रहा है उसको ये चीज फॉलो करती है, इसीलिए ऐसा ही क्योर होना चाहिए। 47 एफोरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। 48 में हनुमान सर एक्सप्लेन करते हैं कि देखो कि जैसा 36, 38 एंड 40 एफोरिज्म से हम लोगों ने सीखा कि डिसिमिलर मिलकर रिपेल कर रही हैं, कॉम्प्लेक्स डिजीज बना रही हैं, और हमने नेचर में देखा 44 एफोरिज्म में कि नेचर में कैसे क्योर हो रहा है। तो हनुमान सर 48 एफोरिज्म वही बताते हैं
नाइदर इन ए कोर्स ऑफ नेचर, ना हमने नेचर के ऐसे कोर्स में देखा, और एज वी सी फ्रॉम ऑल एग्जाम्पल, हनुमान का तो ऊपर जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े उससे रिलेटेड, तो हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे 36, 38, 40, 44, 45, 46 से पर्यंत था। नॉर बाय फिजिशियन आर्ट, और ना ही हनुमान सर हम लोगों ने किसी फिजिशियन को ऐसा करते हुए देखा। कैन एनी एग्जिस्टिंग मेलेडी, किसी को अगर कोई बीमारी हो इन एनी वन इंस्टेंस बी रिमूव्ड बाय डिसमॉर्बिफिक एजेंट, अगर किसी को बीमारी हो तो हनुमान सर कह रहे हैं हमने अभी तक ना नेचर में देखा ना फिजिशियन के द्वारा देखा कि कोई डिसिमिलर डिजीज देकर किसी बीमारी को ठीक कर सके। ये चीज 48 एफर्जम लिखी है। आगे कॉमा, बी इट इवर सो स्ट्रॉन्ग बट सोनली बाय वन दैट इज सिमिलर इन सिम्टम एंड समवट स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द इटर्नल इररिवोकेबल लॉ ऑफ नेचर विच हैज नॉट हिथरटू बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि बी इट इवर सो स्ट्रॉन्ग, हनुमान सर कह रहे हैं कि डिसिमिलर का तो ठीक ही नहीं होता, बट सोनली बाय वन, लेकिन हम ठीक किससे कर सकते हैं, सोनली बाय केवल इस तरीके से दैट इज सिमिलर इन सिम्टम, ऐसी दवाओं से ठीक कर सकते हैं जो कि सिम्टम क्या हो, सिमिलर हो एंड समवट स्ट्रॉन्गर, दैट इज 26 अफोरिज्म अकॉर्डिंग टू। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि द इटर्नल, अनंत काल से जो नेचर का लॉ चला आ रहा है, रिवोकेबल, ऐसा लॉ है जिसे बार बार चेंज नहीं कर सकते, अगर एक बार ये लॉ सेट हो गया वो सेट ही रहेगा। लॉ ऑफ नेचर विच हैज नॉट हिथरटू बीन रिकॉग्नाइज्ड, नेचर का ऐसा लॉ है जिसे अभी तक किसी ने समझा ही नहीं है, दैट इज आवर 26 एफोरिज्म। ठीक है, तो 47, 48 उम्मीद करते हैं एफोरिज्म समझ में आया होगा। हनुमान सब कुछ नहीं, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सीखने को, बट पुरानी चीजों से हम लोग को कनेक्ट करके समझना है कि हाँ 47 में हनुमान सर क्या कहना चाह रहे हैं, 48 में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो 49 में हनुमान सर कह रहे हैं कि देखो हमने सीखा 48 में कि यार अगर हमें डिजीज ठीक करनी हो तो वो सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे होनी चाहिए, और 48 में हनुमान सर बता रहे हैं कि डिसिमिलर के बेसिस पे तो ठीक ही नहीं कर सकते, तो हमें जो नेचर का लॉ है उसे अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ेगा। वी शुड हैव बीन एबल टू मीट विथ मोर रियल नेचुरल होम्योपैथिक क्योर ऑफ दिस काइंड, हनुमान सर कह रहे हैं हम ऐसे और होम्योपैथिक क्योर कर सकते हैं। द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर हैज बीन मोर डायरेक्टेड टू दिन, अगर जो ऑब्जर्वर वो ध्यान दे कि अच्छा नेचर में ऐसा हो रहा है, सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे क्योर हो रहा है, अगर वो फिजिशियन इस पे ध्यान दे और नेचर में ऐसी दवाएं हों जो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे क्योर कर सकते हैं। तो वही चीज़ लिखी गई है, इफ ऑन द वन हैज अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर हैज बीन डायरेक्टेड टू देम, अगर ऑब्जर्वर का ध्यान हो कि सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे क्योर कैसे हो रहा है, इस पे ध्यान दे। एंड अदर हैंड, और दूसरे हाथ में, इफ नेचर हैड बीन डिफिशिएंट इन हेल्पफुल, नॉट बीन सो डिफिशिएंट इन हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज, और नेचर में जो होम्योपैथिक डिजीज है उसको ठीक करने के लिए अगर नेचर में बहुत सारी मेडिसिन हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो, तब हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि नेचर में रियल रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं 47, 48 एंड 49 एफोरिज्म समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा जल्दी भी कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, ये थोड़ा समराइज किया है हनुमान सर ने पुराने से 36 एफोरिज्म से लेकर यहाँ तक। जो अगला एफोरिज्म होगा 50 एफोरिज्म, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो नेचर क्योर करती है तो उस क्योर में प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर बस इतना है।